Question number 8. Mr. B. Roy presents the following information regarding the previous year ended 31st March 2022. Mr. B. Roy 31st March 2022 का जो इनका प्रीवियस ईयर है उसके रिगार्डिंग इन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन दिया है. कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रॉय फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23. यहाँ पे इस बुक में असेसमेंट ईयर 22-23 है तो इसका प्रीवियस ईयर 21-22 होगा. अगर आपकी बुक में 23-24 वाला असेसमेंट ईयर है तो फिर उसका प्रीवियस ईयर हो जाएगा 31 मार्च 2023 तक वाला. ठीक है. सबसे पहले टैक्सेबल प्रॉफिट्स फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस ₹90,000. तो ये इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में जाएगा क्योंकि बिजनेस का इनकम है तो वो पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में जाएगा. उसके बाद टैक्सेबल प्रॉफिट्स फ्रॉम डेयरी बिजनेस ₹75,000. ये भी डेयरी बिजनेस तो ये भी एक तरीके का बिजनेस है. तो फर्स्ट में ही जो दोनों लिखा हुआ है एक पोल्ट्री फार्मिंग से एक डेयरी फार्मिंग बिजनेस से, दोनों ही बिजनेस है इसलिए पीजीबीपी में जाएगा ये. ठीक है. पहले आप लिखोगे प्रॉफिट फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग 90,000, फिर प्रॉफिट फ्रॉम डेयरी बिजनेस 75,000. नेक्स्ट टैक्सेबल प्रॉफिट्स फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ₹2,60,000. भाई प्रॉफिट आया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि बिजनेस तो ये भी पीजीबीपी का पार्ट है. तीसरा पॉइंट में डिविडेंड आ गया यानी कि अभी तो यही पहला और दूसरा पॉइंट ही पीजीबीपी का लग रहा है, आगे भी होगा तो कहीं एड ऑन करेंगे, नहीं तो बस यही तीनों को ऐड करना होगा. ठीक है. आगे देखते हैं डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी ₹2,700. डिविडेंड पहले तो डोमेस्टिक कंपनी का एग्जेम्प्ट होता था लेकिन अब डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी का हो फॉरेन कंपनी का हो फुल्ली टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी ₹2,685. भाई डोमेस्टिक कंपनी हो फॉरेन कंपनी हो फुल्ली टैक्सेबल. तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा. नेक्स्ट इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड ₹2,500. ये भी अब फुल्ली टैक्सेबल होता है. ध्यान रखना म्यूचुअल फंड से कोई भी इनकम आए ये फुल्ली टैक्सेबल. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये भी आ जाएगा. अभी तक तो यही 3 पॉइंट दिख रहे हैं, आगे होगा तो उसको भी एड ऑन करेंगे, नहीं तो यही 3 पॉइंट को ऐड करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेडिंग में लिख देंगे हम. नेक्स्ट है सेल प्रोसीड्स ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट ₹3,12,750. This plot was purchased in 1995 for ₹70,000. ₹5,000 was spent on registration. The market value of the plot on 1 April 2001 was ₹72,000. Cost inflation index for the year 2021-22 was 317. सबसे पहली बात आपको ये पॉइंट पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि रेजिडेंशियल प्लॉट को बेचने की बात हो रही है यानी कि ये कैपिटल गेन्स का पार्ट हो गया. ठीक. अब यहां बोला गया है इनका एक रेजिडेंशियल प्लॉट जो इन्होंने 1995 में परचेज किया था 70,000 में और 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन पे भी गया था. इसका मतलब परचेजिंग प्राइस कितनी हो गई? परचेजिंग प्राइस तो पहले आप लिख लो 70,000 प्लस 5,000. भाई रजिस्ट्रेशन भी तो उसके उनके प्लॉट के जो प्राइस है उसमें ऐड होगा. तो 75,000 में उन्होंने ये प्लॉट को परचेज किया था. अभी 21-22 में जो भी प्रीवियस ईयर है इसमें इन्होंने क्या किया 3,12,750 रुपए का इसको बेच दिया है तो ये कैपिटल गेन में जाएगा. तो इसको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? देखिए कैपिटल गेन का फॉर्मेट जो है चाहे जो भी असेसमेंट ईयर हो फॉर्मेट तो हमेशा सेम रहेगा. सबसे पहले जो सेल्स का अमाउंट रहता है वो हम यहां लिखते हैं, उसमें से लेस करते हैं कोई भी एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स कमीशन या फिर ब्रोकरेज हुआ है वो, तो इसको लेस करेंगे तब आता है हमारा नेट सेल्स. उसके बाद लेस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज और रिटन डाउन वैल्यू और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. भाई देखो क्वेश्चन में अगर सीधे सीधे रिटन डाउन वैल्यू दे रखा है तो हम फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं निकालते हैं, रिटन डाउन वैल्यू वाला अमाउंट सीधे सीधे लिख देते हैं. लेकिन यहां पे जैसा कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं रिटन डाउन वैल्यू नहीं दिया है तो हमको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक. दूसरी चीज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. अगर घर में कोई इंप्रूवमेंट कराया गया तो उसका इंडेक्स कॉस्ट, तो इंप्रूवमेंट तो नहीं कराया तो ये नहीं आएगा लेकिन ये आएगा. रिटन डाउन वैल्यू नहीं दिया है तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज. ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ये कैलकुलेट करते हैं हम एक फॉर्मूले से, कॉस्ट ऑफ एसेट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज ग्रेटर, इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो लिखते हैं हम यहाँ पे, इनटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स.
ठीक, तो सबसे पहली बात हमने इस क्वेश्चन में देखा, इस क्वेश्चन में जो प्लॉट खरीदा गया था लिखा है 70,000 का और 5,000 रजिस्ट्रेशन पे गया, यानी कि प्लॉट का परचेजिंग प्राइस हो गया 75,000। इसलिए कंफ्यूज ना होना, एग्जाम में अलग अलग भी दे रखा रहेगा, फिर भी आप इन दोनों को ऐड करके परचेज प्राइस मानोगे। ठीक है, तो परचेज प्राइस हो गई 75,000। नेक्स्ट मार्केट वैल्यू यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू दी गई है 1 अप्रैल 2001 की 72,000 रुपीज। अब बताओ आप 75,000 यानी कि परचेज प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू में से कौन सा ज्यादा है, तो भाई परचेजिंग प्राइस जो 75,000 है वो ज्यादा है। तो यहां आप लिखोगे 75,000 इनटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। परचेज ईयर इंडेक्स तो सेम होगा, अगर 1995 की बात की गई है तो 2001 से पहले की या उस समय की बात रहती है तो हम उसका इंडेक्स 100 मानते हैं, तो परचेज ईयर तो 100 हो जाएगा। सेल्स ईयर इंडेक्स जैसा कि मेरी बुक जो है उसमें 21-22 की बात की गई है तो 317 है, तो और उसी में बेचा भी गया है, प्रीवियस ईयर में ही तो बेचा गया है ये, तो यहां पे आ जाएगा, यहां लिखोगे 75,000 इंटू 317 अपॉन 100। अगर आपकी बुक 2023-24 या आगे किसी असेसमेंट ईयर की है तो उसमें आप क्या करो, अगर परचेज 1995 में ही किया गया है तो वो 100 ही होगा, यहां 100 ही लिखोगे आप। लेकिन सेल्स ईयर इंडेक्स में आप वो इंडेक्स लिखना जो आपका यहां होगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन हो अगर 23-24 का, तो यहां पे 22-23 का जो इंडेक्स होगा वो ना सेल ईयर इंडेक्स होगा, क्योंकि 22-23 में बेचा गया है। तो आपकी बुक में यहां कुछ और इंडेक्स हो सकता है, तो वो वाला इंडेक्स आप ऊपर लिखना, सेल ईयर इंडेक्स और परचेज ईयर इंडेक्स नीचे। ठीक है, तो ये करने से हमारा आ जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। उसके बाद जैसा कि हम देखें इस क्वेश्चन में एक्सपेंसेस नहीं है, तो सेल्स में से नील माइनस करेंगे तो नेट सेल्स आ जाएगा। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज वाली जो वैल्यू आएगी उसको बाहर लिखेंगे, लेस करेंगे, ग्रॉस कैपिटल गेन आएगा। उसके बाद ये सारे सेक्शन में से अगर कुछ मतलब कि अगर कुछ परचेज किया गया होता है दोबारा तो हम उसका लेस करते हैं, लेकिन यहां और कुछ परचेज नहीं किया गया है सेल करने के बाद, तो बस यही जो ग्रॉस कैपिटल गेन होगा यही हमारा टैक्सेबल कैपिटल गेन्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चला गया कैपिटल गेन्स में। नेक्स्ट है मिस्टर रॉय रिसाइड्स इन अ रेंटल बंगलो एट इंदौर फॉर विच ही पेज ₹3,500 पर मंथ। भाई रेंटल बंगलो में रह रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो ऐसे तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। लेकिन जैसा हमने पढ़ा था 80GG में कि जब किसी एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलावेंस नहीं मिल रहा होता है और वो किसी रेंट के मकान में रह रहे हैं और वहां रेंट पे कर रहे हैं, तो उनको रेंट पेड से रिलेटेड 80GG में डिडक्शन मिलेगा। ठीक, तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो कहीं बताया नहीं गया है कि एचआरए इनको मिला है, तो इसका मतलब मानेंगे एचआरए नहीं मिला है, तो ये जो रेंट पे कर रहे हैं इससे रिलेटेड इनको 80GG में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। ठीक है, सबसे पहले रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम करते हैं। यहां टोटल इनकम का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80GG। यही चीज मैंने वीडियो में भी बताया था, लेकिन अभी आप 80GG का वीडियो चेक करना, वहां पे सॉरी मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने अभी उसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दिया है। जैसा हम 80G में फॉर्मूला लगाते थे ना टोटल एडजस्टेड टोटल इनकम का, लगभग वैसा लगेगा। देखो GTI माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80GG करोगे, भाई 80GG का ही कैलकुलेशन है तो ये तो करना नहीं है। उसके बाद आप उसमें से लेस करोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेक्शन के साथ दिया हो ना दिया हो आप ले लेना। ठीक, उसके बाद लेस करना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन के साथ दिया हो ना दिया हो आप ले लेना, बस अगर गिवन हो तो लेना है। ठीक है, अब नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो बात ही अलग है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो आप ले लेना है यहाँ पे। दूसरी चीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्वेश्चन में दिया भी हो लेकिन उसके आगे 111A ना लगा हो तो मत लेना, अगर 111A लगा है तो ले लेना। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको मैंने, आप कमेंट में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा 80GG का, उसमें आप जाके चेक करना, मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया है कि बाकी सब चीज सेम रहेगा। बस ये जो मैंने कहा था ना कि टोटल इनकम फॉर 80GG हम निकालते हैं, उसमें GTI में से डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80GG मैंने ये तो बताया था, लेकिन और ये दोनों भी चीज लेस करते हैं जो 80G में लेस करते थे, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। ठीक है, बाकी सब
सेम रहेगा। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, ये वाला। तो सबसे पहले आप जीटीआई लिखना, उसमें से डिडक्शन कोई भी 80C to 80 इस क्वेश्चन में होगा वो लेस करना, इन दोनों में से कुछ होगा तो ये लेस करना, ठीक है। जैसा कि हम अभी क्वेश्चन में देख रहे हैं तो कैपिटल गेन हमने पढ़ा है और वो 1995 में परचेज किया था और बेचा गया 21-22 में, यानी कि वो ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो कोई भी रेजिडेंशियल हाउस, इंडस्ट्री, लैंड या बिल्डिंग अगर 24 महीने से ज्यादा है तो उसको वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाता है। तो भाई ये 1995 से लेकर अभी 2021 में तो ये तो दो साल से बहुत ज्यादा है, 24 महीने से बहुत ज्यादा है, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, ठीक है, जो भी इनकम आएगा उससे। तो वो जो अमाउंट आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का वो लेस करना आप, ये तो नहीं है, अगर होगा तो ये भी लेस कर देना, तब आएगा आपका टोटल इनकम फॉर 80GG। फिर उसके बाद वो यहाँ पे पुट करना। रेंट पेड, ये बोला गया है कि 3500 पर मंथ रेंट पे कर रहे हैं, इंटू 12 कर देना, जो अमाउंट आ जाएगा यहाँ लिखना, माइनस 10% ऑफ ये वाला टोटल इनकम, फिर जो अमाउंट आएगा यहाँ लिख देना, फिर 25% इसी टोटल इनकम का यहाँ लिखना आप, फिर 5000 पर मंथ यानी कि 5000 12 60,000, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा लिख देना 80GG में उतने ही अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम क्लोथ प्रोडक्शन बिजनेस बिफोर डिडक्टिंग अलाउेबल डेप्रिसिएशन ₹21,000 49,000 रुपीज, यानी कहने का मतलब है कि इनका एक क्लोथ प्रोडक्शन बिजनेस था, उससे इनको 49,000 रुपए 49,000 रुपीज का लॉस हुआ है, और अभी अलाउेबल डेप्रिसिएशन जो था वो इसमें इंक्लूड नहीं किया है, वो अलग से 21,000 रुपए। अगर आफ्टर डिडक्टिंग लिखते तो मानते इसमें है, लेकिन बिफोर डिडक्टिंग लिखा है मतलब कि इसमें इंक्लूड नहीं है। तो अलाउेबल डेप्रिसिएशन 21,000, लॉस फ्रॉम क्लोथ प्रोडक्शन बिजनेस 49,000, ब्रॉट डाउन लॉसेज ऑफ दिस बिजनेस फॉर द प्रीवियस ईयर इज 32,000 रुपीज। जो ब्रॉट डाउन लॉसेज हैं प्रीवियस ईयर के इस बिजनेस से वो हैं 32,000 रुपीज। अब देखो भाई, अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस से लॉस होता है तो उसको केवल और केवल स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट से ही सेट डाउन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सब जो लॉसेज होते हैं उसको रेगुलर बिजनेस के इनकम से हम सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये सब जो ऊपर प्रॉफिट हुआ है बिजनेस से, ये पोल्ट्री फार्मिंग से, ये डेयरी फार्मिंग से और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, तो कोई भी लॉस अगर रेगुलर बिजनेस से होता है तो उसको रेगुलर बिजनेस से हम सेट डाउन कर सकते हैं अगर इनकम हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करोगे, पहले इन तीनों इनकम को आप लिखना पीजीबीबी में ऐड कर देना, ठीक। उसके बाद उसमें लिखना लेस लॉस ऑफ क्लोथ प्रोडक्शन बिजनेस 49,000, फिर लिखना अलाउेबल डेप्रिसिएशन 21,000, क्योंकि जैसा लिखा है बिफोर डिडक्टिंग, यानी कि ये डिडक्ट अभी नहीं किया गया है, तो अलाउेबल डेप्रिसिएशन 21,000। उसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखना ब्रॉट डाउन लॉसेस ऑफ द बिजनेस फॉर प्रीवियस ईयर 32,000। इन तीनों चीज को आप लेस करोगे, इन तीनों इनकम को पहले ऐड करना, फिर जो अमाउंट आएगा उससे ये तीनों लॉसेस को आप लेस कर दोगे, तो फिर तब जाके इनकम फ्रॉम पीजीबीपी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट ₹1,500 1,500। भाई देखो, जब पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से कोई भी इंटरेस्ट आता है, अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3,500 रुपीज तक एग्जेम्प्ट होता है इंटरेस्ट, अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 तक एग्जेम्प्ट होता है। तो यहां अगर हम इंडिविजुअल का भी माने तो 3,500 होता है इंडिविजुअल का मैक्सिमम, और ये 1,500 है यानी कि उसके अंदर है, इसलिए ये एग्जेम्प्ट। ये आप लिखोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट 1,500 दैट इज अंडर द लिमिट, इस वजह से एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स 8th इशू ₹6,000। तो पहले तो ये इंटरेस्ट है, इसका मतलब कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। उसके बाद जैसा कि हमने पढ़ा है एनएससी 8th इशू, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू का 80C में डिडक्शन मिलता है। 80C का मैक्सिमम लिमिट होता है 1.5 लाख रुपए, 6,000 रुपए उसके अंदर है, इसलिए 80C में ये पूरा वो डिडक्ट हो जाएगा। तो पहले आप लिखना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट ऑन एनएससी 8th इशू, और उसके बाद 80C में डिडक्शन में भी दिखाना, ठीक। नेक्स्ट, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रॉय फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। सैलरी है नहीं इसमें, हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, इसमें केवल पीजीबीपी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन है। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, आ जाएगा जीटीआई, फिर लेस करेंगे डिडक्शन, आ जाएगा टोटल इनकम। सॉल्यूशन देखते हैं 8 का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम
फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा हमारा हम वो लिखेंगे। अभी मेरी बुक के अकॉर्डिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 है। यहाँ पे सैलरी है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है नहीं, तो सीधे आप लिखो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, या फिर लिख सकते हो आप प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक ने, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट, प्रॉफिट्स फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस कितना है 90,000 रुपीज। तो अभी हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे, फिर जो पीजीबीबी का पूरा अमाउंट आएगा वो सीधे बाहर लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम डेयरी बिजनेस, ये भी पीजीबीबी का पार्ट है, बिजनेस है क्योंकि बिजनेस इनकम है, तो प्रॉफिट्स फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग से कितना आ रहा है 75,000 रुपीज। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है प्रॉफिट आ रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, तो ये भी बिजनेस इनकम है, इसलिए 2,60,000 टैक्सेबल। और कोई इनकम तो नहीं है पीजीबीपी से, लेकिन कुछ लॉसेस दे रखे हैं जिसको कि हम यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं। तो आप इन तीनों पहले इनकम को ऐड करो, 90,000 प्लस 75,000 प्लस 2,60,000 रुपीज, ये हो जाएगा 4,25,000 रुपीज। इसमें से आप लेस करोगे, लेस लॉसेस टू बी सेट ऑफ। पहला लॉस ये सीधे 8th पॉइंट में लिखा हुआ है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ही अलग कर लेना होगा पहले, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले लॉस फ्रॉम क्लोथ प्रोडक्शन बिजनेस, कितने का लॉस हुआ है 49,000 रुपीज का। उसी में ब्रैकेट में लिखा गया है बिफोर डिडक्टिंग अलावेबल डेप्रिसिएशन। तो हम जब पीजीबीपी सॉल्व करते हैं तो उसमें अलावेबल डेप्रिसिएशन जो होता है वो तो लेस करते हैं ना हमेशा, तो वो लेस होगा अलावेबल डेप्रिसिएशन। भाई यहाँ पे पीएल अकाउंट में करके दिया नहीं था, तो हमने वो जैसे हम करते थे वैसे ना करके हमने सीधे जो जितने भी इनकम थे उसको ऐड किया और लेस कर दिया जो भी लॉसेस थे। ठीक है, तो भाई ये है, फिर अलावेबल डेप्रिसिएशन है कितने का 21,000 रुपीज का। नेक्स्ट है उसी पॉइंट में ब्रॉट डाउन लॉसेस ऑफ बिजनेस फॉर प्रीवियस ईयर, कितना है जो प्रीवियस ईयर से मतलब कि जो अभी प्रीवियस ईयर का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे भी प्रीवियस ईयर का जो लॉसेज है उसको ब्रॉट डाउन किए हैं, वो कितना है 32,000। और कोई लॉस दिया नहीं है पीजीबीपी से रिलेटेड, इन तीनों को आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो 4,25,000 है, पहले आप इन तीनों को ऐड कर लो, ये हो गया 49,000 प्लस 21,000 प्लस 32,000, ये आ गया 1,02,000 रुपीज। तो यहां आप लिख लो 1,02,000 रुपीज। अब ये जो 4,25,000 है ये इनकम था पीजीबीपी का, तो इससे आप लेस करो जो लॉसेस हैं, तो 4,25,000 माइनस 1,02,000 रुपीज, तो ये आ गया 3,23,000 रुपीज। ये आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। यहां भी आप वही लिख लो इनकम फ्रॉम बिजनेस। नेक्स्ट कौन सी हेडिंग थी इसमें? इसमें है कैपिटल गेन्स भी दे रखा है, वो ले लेते हैं, लास्ट में अदर सोर्सेज को शो कर देंगे। तो कैपिटल गेन्स,
कैपिटल गेन से रिलेटेड 6 पॉइंट में है। तो यहाँ क्या हुआ है, एक इनके पास प्लॉट थी जो कि 1995 में इन्होंने परचेज किया था और उसको सोल्ड आउट किया है इन्होंने प्रीवियस ईयर 21-22 में। ठीक, यही हुआ है। तो भाई यहाँ पे एक इन्होंने प्लॉट खरीदा था फिर उसको बेचा है, तो ये आ गया कैपिटल गेन्स का पार्ट। दूसरी चीज, ये इस प्लॉट को बेचने के बाद कोई भी दोबारा फ्लैट या कुछ भी नहीं लिया गया है, तो वो जो लास्ट में हम डिडक्शन करते हैं वो नहीं करना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सेल्स कितना है, 3,12,750। तो यहाँ हम लिखेंगे 3,12,750 लेस करते हैं हम एक्सपेंसेस जो कि सेल से रिलेटेड हों, यानी कि कमीशन या फिर ब्रोकरेज, तो वो है नहीं, तो इस वजह से इसको निल। और नेट सेल्स जो हमारा आया है वो यही जो सेल्स था वही नेट सेल्स हो गया, 3,12,750। नेट सेल्स में से हम लेस करते हैं रिटन डाउन वैल्यू और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। अगर रिटन डाउन वैल्यू दे रखा है तो हम सीधे सीधे लेस कर देते हैं, यहां नहीं दिया है तो हम निकालेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। उसके बाद लेस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, लेकिन कुछ भी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड नहीं दिया है तो यहां बस यही अमाउंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज कैलकुलेट करना होगा। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट या कॉस्ट ऑफ जो भी यहाँ पे है, जैसे लैंड है यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ लैंड और फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज ग्रेटर। कॉस्ट ऑफ एसेट और फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर है उसमें हम सेल ईयर इंडेक्स को इनटू करते हैं और परचेज ईयर इंडेक्स को लेस कर डिवाइड कर लेते हैं उसे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था, 70,000 का प्लॉट था, 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन पे गए, यानी कि टोटल 75,000 रुपीज का प्लॉट था। और फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 72,000 रुपीज दे रखा है ना। मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज 72,000। तो कौन सा बड़ा है इसमें से, तो है परचेजिंग प्राइस, तो मतलब जो कॉस्ट ऑफ एसेट था, तो वो आप सीधे सीधे लिख दो यहाँ 75,000 इंटू सेल ईयर इंडेक्स। अभी मेरी बुक के अकॉर्डिंग 21-22 में सोल्ड हुआ है, इसलिए मैं उसका इंडेक्स यूज कर रहा हूं, यानी कि 317। अगर आपकी बुक में जैसे कि 23-24 वाला हुआ तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर में 22-23 लिखा होगा। तो जो आपकी बुक में जब सेल ईयर इंडेक्स है, जो भी सेल ईयर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ इंडेक्स लिखना। मेरा 21-22 था तो मैंने 317 लिखा। अगर आपका 22-23 होगा तो आप वो वाली इंडेक्सिंग यहाँ पे लिखना। ठीक, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर इंडेक्स कितना है भाई, नहीं दिया है। और नहीं दिया से मतलब नहीं, हमको ये जैसे कि 2001 और उससे पहले वाले सबका 100 होता है, तो 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, 75,000 इंटू 317 डिवाइड बाई 100, तो ये आ गया 2,37,750। तो आप यहां लिखोगे 2,37,750। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट था नहीं तो बस इसी को हमको लेस करना है, तो इसको आप लेस करो, तो ये लेस करने पे आ जाएगा 3,12,750 माइनस 2,37,750, ये आ जाएगा 75,000। उसके बाद जैसे कि अगर इन्होंने सोल्ड करने के बाद कुछ भी जैसे परचेज किया होता तो हम इन सारे सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, 54, 54B, D, EE, EC, F, G, GA, GB। तो इन सब में से कुछ भी ऐसा यहाँ यूज नहीं होना है, क्योंकि सोल्ड करने के बाद उन्होंने कोई भी रेजिडेंशियल हाउस या फिर एग्रीकल्चर लैंड या ऐसा कुछ भी नहीं खरीदा है इन्होंने। तो इस वजह से यही जो अमाउंट है ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऐसे तो ये कैपिटल गेन होना, तो हमने कैसे डिसाइड किया कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसलिए डिसाइड किया हमने क्योंकि ये जो था प्लॉट ये परचेज किया गया था 1995 में और बेचा गया है 21-22 में, तो 24 महीने यानी कि 2 साल से ज्यादा था, इस वजह से ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो इससे जो भी प्रॉफिट हुआ वो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो इसको आप सीधे सीधे यहां लिख दो 75,000 रुपीज, ये वाले अमाउंट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
नेक्स्ट हेडिंग है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें सबसे पहले थर्ड पॉइंट पे हम आ जाएंगे, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। डिविडेंड कैसा भी हो, डोमेस्टिक कंपनी से या फॉरेन कंपनी से, फुल टैक्सेबल होता है। तो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना है, 2700 रुपीज। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी कितना है, 2685 रुपीज। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये अब फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो 2500 रुपीज। नेक्स्ट है 6 पॉइंट तो कैपिटल गेन्स का था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट हमने ले लिया। उसके बाद 9th पॉइंट में था इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में अगर इंडिविजुअल, यहाँ कुछ नहीं मेंशन है तो हम इंडिविजुअल अकाउंट मान के चल रहे हैं, तो इंडिविजुअल अकाउंट का मैक्सिमम एग्जेम्पशन, मैक्सिमम लिमिट होता है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में अगर कोई इंडिविजुअल अकाउंट है और उससे कोई इंटरेस्ट आया है तो 3500 रुपीज तक एग्जेम्प्ट। तो यहाँ इंटरेस्ट कितना आया है, 1500, जो कि लिमिट के अंदर है, इसलिए एग्जेम्प्ट। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनएस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी 8th इशू 6000 रुपीज। तो ये इसका 2 जगह ट्रीटमेंट होगा। एक तो इसको हम शो कर दिए यहां पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, एक बार इसका डिडक्शन भी मिलेगा 80C में, क्योंकि इंटरेस्ट जो भी एनएससी 8th इशू 9th इशू पे आता है उसका इंटरेस्ट 80C में डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो एक बार यहां आप शो कर दिए और वहां पे भी शो करोगे। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद और कुछ नहीं दे रखा है, तो आप देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड था, 3rd पॉइंट ले लिया हमने, 4th पॉइंट भी हो गया, 5th पॉइंट भी ले लिया। 5th के बाद था 9th, तो 9th पॉइंट एग्जाम था। उसके बाद 10th पॉइंट हमने यहाँ पे दिखा दिया है। इन सारे अमाउंट को हम ऐड करेंगे, 2700 प्लस 2685 प्लस 2500 प्लस फिर एग्जाम्प्ट है, फिर 6000 रुपए, ये आ गया 13,885। ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सैलरी था नहीं, हाउस प्रॉपर्टी था नहीं, जो 3 हेड थे हमने ले लिए। अब ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आता है, 5 हेड को ऐड करके। तो यहां पे और कुछ था नहीं, तो जो 3 थे बस उसको हम ऐड करेंगे। पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस से हमें कितना हुआ है, 3,23,000 रुपीज का। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 75,000 का, तो इसमें 75,000 रुपीज ऐड करेंगे। उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उससे हमको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 13,885। ये आ गया 4,11,885। अब हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, जितने भी डिडक्शन इस क्वेश्चन में दे रखे होंगे इन दोनों के बीच में। ठीक, तो सबसे पहले दे रखा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, इंटरेस्ट ऑन एनएससी 8th इशू, ये दिया हुआ है 6000 रुपए। ठीक, 80C का मैक्सिमम डिडक्शन होता है 1,50,000 रुपीज, तो उसके अंदर है, इसलिए ये 6000 का पूरे का डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, ये पॉइंट है आपका 7th पॉइंट में दे रखा है इसके बारे में। तो जब किसी भी जिसका जो एसएससी है उसको
अपने एम्प्लॉयर के द्वारा हाउस रेंट अलावेंस नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में अगर वो रेंट के हाउस पे रह रहे हैं तो उनको 80GG में उसका डिडक्शन मिलता है रेंट पेड का। तो ये हम कैलकुलेशन करेंगे इसका, और कोई भी सेक्शन से रिलेटेड इस क्वेश्चन में डिडक्शन नहीं है। तो हम यहाँ नीचे थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे इसका 80GG का। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना पड़ता है 80GG के लिए। टोटल इनकम फॉर 80GG, इसको मैंने समझाया भी हुआ है, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उस वीडियो में मेरे से जो गलती हुई थी आप प्लीज उसका कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स 80GG वाले वीडियो का आप कमेंट और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें मैंने अपडेट कर दिया है। गलती ये हुई थी कि टोटल इनकम जब हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो GTI माइनस 80C to 80U एक्सेप्ट 80GG, क्योंकि 80GG का ही तो कैलकुलेशन होना है। मैंने बस यहीं तक करके छोड़ दिया था। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर है उस क्वेश्चन में वो भी माइनस करना है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर इस सेक्शन के साथ गिवन है तो। बिना सेक्शन के दिया हुआ है सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मत लेना यहाँ पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन के साथ या विदाउट सेक्शन दिया हुआ है आप ले लेना। ठीक है, तो GTI अभी हमने कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन में, GTI आया है यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम आया है 4,11,885। 80C to 80U के बीच में कोई डिडक्शन है इस क्वेश्चन में? तो है, 80C में है, तो 80C तो इसी के बीच में आ गया ना, तो 6,000 रुपीज आप लेस करोगे, और कोई भी नहीं है इन दोनों के बीच में डिडक्शन एक्सेप्ट 80GG से, तो नहीं है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो हाँ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस क्वेश्चन में आया है 75,000 रुपीज। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम कैसे पता लगाए? क्योंकि वो जो प्लॉट था वो 24 महीने यानी कि 2 साल से ज्यादा था इनके पास, तो 2 साल से ज्यादा कोई रहता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाता है। ठीक है, तो 4,11,885 माइनस 6,000 माइनस 25,000, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A नहीं है तो माइनस नील। तो आप इसको लेस करोगे 4,11,885 माइनस करोगे आप 6,000 रुपीज, फिर लेस करोगे 75,000 और कुछ नहीं है, तो इन सबको लेस करने पे आ जाएगा 3,30,885। ये आ गया हमारा टोटल इनकम फॉर 80GG। ठीक, अब हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। सबसे पहला क्या होता है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। ये कौन सा टोटल इनकम है? जो ऊपर अभी हम कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, जिसमें एक्सेप्ट 80GG लगा होता है, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और ये सब लेस किए होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप रेंट पेड, इन्होंने रेंट कितना पे किया है? 3,500 पर मंथ। तो रेंट पेड की जगह पे कैसे आएगा? 3,500 इंटू 12 करेंगे हम, तो रेंट पेड की जगह पे आ गया 42,000 रुपीज। उसके बाद 10% ऑफ टोटल इनकम, ये जो टोटल इनकम है 80GG वाला, इसका 10% निकालो आप, तो 3,30,885 का 10%। भाई देखो, जब आप ये 3,30,885 का 10% निकालोगे कैलकुलेटर पे, तो वो आएगा 33,088.5। तो पॉइंट के बाद 5 रहता है, तो हम इस लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे ये 8 है तो इसको 9 कर देंगे हम, तो 33,089 सीधे हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने 33,089। अब इसको 42,000 में से हम लेस करेंगे, 42,000 माइनस 33,089, ये आ गया 8,911। नेक्स्ट 25% ऑफ टोटल इनकम। ये टोटल इनकम जो अभी हम ऊपर कैलकुलेट किए हैं, ना कि जो ओरिजिनल वाला टोटल इनकम होता है वो नहीं, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया है इस फॉर्मूले से। ठीक, तो 25% ऑफ 3,30,885, इसका 25% निकालो आप, तो 3,30,885 का 25%, ये आ गया 82,721.25 लिखा हुआ था, तो मैं इसको 82,721 पे ही छोड़ दूंगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 था तो इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, सीधे इतने पे ही रहने दिया। लास्ट होता है जो कि फिक्स है 5,000 रुपीज पर मंथ।
यानी कि साल का हो गया 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपए। अब इन तीनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा वो 80GG में डिडक्शन के तौर पे अलाउ होगा। तो इन तीनों में आपको साफ साफ दिख रहा है, ये 82,721 सबसे बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये सबसे छोटा है 8,911। तो आप लिखोगे 80GG के डिडक्शन का अमाउंट है 8,911। तो इसको आप फिर से देखो हमने कैसे किया। हमने सबसे पहले टोटल इनकम फॉर 80GG निकाला, जीटीआई में से 80C टू 80U एक्सेप्ट 80GG, क्योंकि इसी का तो कैलकुलेशन होना है, माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। मैंने जब ये वाला कराया था 80GG तो मैं ये दोनों लिखवाना भूल गया था, तो आप लोग प्लीज इसको दोबारा से सही कर लेना कि 80GG में भी ये दोनों लेस होगा। तो जीटीआई था 4,11,885, 6,000 हमने 80C वाला डिडक्शन लेस किया और 75,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 3,30,885। उसके बाद ये फॉर्मूला हमने लगाया कि इन तीनों में से जो भी लीस्ट वो 80GG। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, यहाँ पे 42,000 ये साल का हो गया, 3,500 पर मंथ था, तो 3,500 इंटू 12 किया हमने, माइनस ये इसका 10% आया था 33,088.5, तो हमने उसको राउंड ऑफ करके 33,089 लिख दिया, लेस किया 8,911 आ गया। फिर 25% ऑफ टोटल इनकम निकाला हमने, ये वाले टोटल इनकम का 25% आया 8,2,721। फिर 5,000 पर मंथ यानी कि 5,000 इंटू 12 60,000, ये फॉर्मूला होता है ये सब। फिर ये आ गया 8,911। इसको अब हम ऊपर पुट कर देंगे, इसको अब हम यहाँ पे 80GG में पुट करेंगे 8,911। तो अब इन दोनों को पहले आप ऐड करो, 6,000 प्लस 8,911, इन दोनों को ऐड करने पे आ गया 14,911। इसको आप लेस करो ग्रॉस टोटल इनकम में से, तो 4,11,885 माइनस 14,911, तो ये आ जाएगा 3,96,974। ये आ गया टोटल इनकम।